आज बात करते हैं वाई डू वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज। हमें अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, रोड बिल्डिंग के बारे में ही नहीं, बट ऑल्सो द थिंग्स वी यूज़ ऑन कंज्यूम फूड वगैरह, क्लोथ्स, टॉयज़, फर्नीचर वगैरह आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिसोर्सेज ऑन दिस अर्थ, है ना। हम क्या सोचते हैं, रोड रोड वगैरह कोल बिट्यूमिन से बनती है, बिल्डिंगें, है ना। साथ में खाने की चीज़ें भी हमारी अर्थ के रिसोर्सेज से बनती हैं। द ओनली थिंग वी गेट आउट फ्रॉम आउटसाइड इज़ एनर्जी विच वॉज रिसीव फ्रॉम सन। तो एक ही चीज़ है जो बाहर से मिलती है, वो सूरज की किरणें हैं। इवन दिस एनर्जी इज पोजेस बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस ऑन द अर्थ बिफोर वी मेक यूज़ ऑफ इट। और इस एनर्जी का भी यूज़ करने के लिए पहले इसको पोजेस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वाई डू वी नीड टू यूज़ ऑल रिसोर्सेज केयरफुली, बिकॉज दीज आर नॉट अनलिमिटेड। ध्यान देने इस बात का, है ना। अनलिमिटेड डेटा पैक भी होता है, तो वो भी एक फ़िक्स पीरियड के लिए होता है ना। बोलने का होता है अनलिमिटेड, क्योंकि उनको पता होता है तुम इतना यूज़ नहीं कर पाओगे इस फिक्स पीरियड में, अगर तुम 24 घंटे भी बैठे रहो तो, है ना। तो वो कैलकुलेशन के साथ बोलते हैं। तो यही होता है कि कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं है। तुम्हारे पास ना टाइम अनलिमिटेड है, ना कोई चीज़ बोल सकते हो तुम, है ना। ऐसे कह सकते हो कि जब तक मैं जीवित हूँ ये चलेगा, या जब तक मेरे मेरे आने वाले 100 पीढ़ियाँ जीवित है तब तक ये चलेगा, है ना। जैसे अगर एक माउंटेन से पानी गिर रहा है ना, वाटरफॉल हो रही है, या सूरज की किरणें हो रही हैं। सूरज की किरणें भी अनलिमिटेड नहीं है ना। वैसे तो बाहर की बात है, क्योंकि इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें मिलियन साल तक, है ना। मगर अंदर की रिसोर्सेज की बात करें जिसका हम यूज़ करते हैं रेडीली, वो लिमिटेड है। एंड विद द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज ट्रिमेंडस रेट ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर। ध्यान देना, है ना। डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, डिमांड फॉर ऑल रिसोर्सेज इंक्रीज एट एक्सपोनेंशियल रेट। देखो, लोगों की सेहत जो है वो बढ़िया हो जाएगी, और हर बीमारी का इलाज हो जाएगा, तो जनसंख्या बढ़ी रहेगी, है ना। दैट रेट कम हो जाएगा, बर्थ रेट में तो कंट्रोल नहीं है ना। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का कंजप्शन इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो समझ गए, रिसोर्सेज ख़त्म होने के उस पर हो जाएंगे। तो मैनेज करना ज़रूरी है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए भी, कि आगे वाली जनरेशन को दिक्कत ना हो और एक्सप्लॉइट ना करें हम किसी चीज़ को। ठीक है, हिल्ट ऑफ शॉर्ट टर्म गेन्स, दिस मैनेजमेंट शुड ऑल्सो इंक्लूड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बायस नहीं होने चाहिए, नॉट जस्ट फॉर हैंडफुल ऑफ रिच पीपल। हाँ, ऐसा होता है कि अमीर लोगों को घर पे दूध दही सब कुछ है ना। गरीब लोग, गरीब जिनके घर में गाय है, वो भी उनको बेचना पड़ रहा है ये सब। वो खुद के लिए भी नहीं ले रहे, क्योंकि अनाज के पैसे नहीं है ना। ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। ये कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। Another factor to be considered while we exploit these natural resources is the damage we cause to the environment. ठीक है, हम जब ऐसे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो ये डैमेज जो कॉज कर रहे हैं इन्वायरमेंट में हम। फॉर एग्जांपल, माइनिंग कॉज पॉल्यूशन बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्लैग विच इज़ डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी टन ऑफ मेटल एक्सट्रैक्टेड। इसलिए स्लैग उसे कहते हैं जो गंदगी बसती है जब मेटल एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, मेटल जब तुम्हें दिखता है कि जैसे एलुमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं दिखती हैं चमकीली रंग की, नहीं। इनको निकालना पड़ता है मिट्टी के ढेर में से, है ना। रॉक होती हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, पॉल्यूशन कॉज करते हैं। हेंस सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट डिमांड दैट वी प्लान फॉर सेफ डिस्पोजल। तो अब डिस्पोजल सेफ होना चाहिए। डिस्पोजल यानी चीज़ों को फेंकना, या फेंकना ही कहते हैं एक तरह से, है ना। जैसे कूड़े में डिस्पोज कर देते हो आप, कूड़े के डब्बे में किसको, गार्बेज को डिस्पोज कर देते हो। द प्रेजेंट डे ग्लोबल कंसर्न फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स आर ऑफ अ रीसेंट ओरिजिन। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आजकल ही हमने कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी की चीज़ें जो है रिसेंटली लाए हैं, एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन, है ना। पहले के टाइम पे कुछ लोग तो कितना भी आग वाग जला लें तो दिक्कत नहीं, पता ही नहीं होता था। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट वर वेल इस्टेब्लिश इन प्री हिस्टोरिक इंडिया। ठीक है, यहाँ की बात इन्होंने काट दी, बोल रहे हैं कि पहले के टाइम पे एकदम सही तरीके से होता था। ठीक है, आवर एंशेंट लिटरेचर इज़ फुल ऑफ सच एग्जाम्पल, जहाँ पे नेचर को ग्लोरीफाई करा जा रहा है। ठीक है, हमारा अतीत जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री,
तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो बेस्ट पे थी, यानी पहले से इस पे काम होता आया था, हमने लेट कर दी समझने में। इंडिया के टेक जैसे उपनिषद या स्मृतिज हो गई, वो बहुत सारे डिस्क्रिप्शन देती हैं फॉरेस्ट के मैनेजमेंट की और सस्टेनेबिलिटी के, ठीक है। हमारा हाईमन जो है अथर्ववेद, वो ऐसे बोलते हैं ना 12वें श्लोक का 11वां अध्याय है ना, ये सारी चीज़ें वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। लेटर ट्रांसलेशन इन इंग्लिश बुक ऑफ अथर्ववेद, संस्कृत टेक्स्ट विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो देवी चंद ने करी थी ये। तो वो कहते हैं कि हीरा यस्ते पर्वता हेमोवंतर्यम टू ते प्रवृत्ति सोनामिसु, ठीक है, ये सब लिखा है। अब मैं पढ़ूंगा तो तुम्हें बोलोगे कि क्या कैसे बोल रहा है ना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ने में दिक्कत होती है। मैं इंग्लिश ही पढ़ता हूँ। ओ अर्थ प्रेजेंट टू बाय बाय द हिल्स स्नो ग्लैड माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट और न्यूमरस कलरफुल firm and protected earth, on this earth I stand undefeated, unslain, unhurt, ठीक है। ऐसी बात नहीं है मैं ऊपर वाले को इग्नोर कर रहा हूँ। इंग्लिश में क्या होता है, जब ट्रांसलेट होते हैं तो बहुत से मीनिंगफुल चीज़ें जो है वो मीनिंगलेस हो जाती हैं, इसलिए मैं हिंदी को ही प्रेफर करता हूँ। मगर थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा मैं ऐसे, जब तुम्हें पढ़ा दूँगा, ठीक है, कि बीच में ऐसे डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। तुम भी पढ़ के देखना इसको। तो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि ये जो धरती है, धरती की सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे whenever I dig out of you, O earth, may that have quick regeneration again. May we not damage the vital habitat and heart. ठीक है, जब भी मैं तुम्हें खोदूँ धरती, ठीक है, खोदूँ का मतलब गड्ढा खोदने से नहीं है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने से है, रिसोर्सेज को यूज़ करने से है, कभी रिसोर्स ख़त्म ना हो, और मैं हमेशा इसका हैबिटेट और हार्ट जो है बनाए रखूँ, यानी कभी नुकसान ना पहुँचाऊँ, सस्टेनेबल चीज़ें रहें ना। एक पेड़ में से अगर तुम एक सेब निकाल दोगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, मगर तुम एकदम ही सब कुछ निकाल दे रहे हो, उगने ही नहीं दे रहे और सेब, है ना, मतलब टहनी तोड़ दी तुमने, तब की बात है दिक्कत की। तो ड्यूरिंग वैदिक पीरियड बहुत प्रोडक्टिव एज वेल एज प्रोटेक्टिव आस्पेक्ट जो थे फॉरेस्ट वेजिटेशन के, उन पे एम्फेसाइज करा जा रहा था, उन पे नज़रें जमाई जा रही थी। एग्रीकल्चर इमर्जेज एट डोमेन economic activity during the later Vedic period. This was the time when the concept of cultural landscape such as scared, sacred forests and groves, sacred corridors and variety of ethno-forest practice were evolved that was continued to post-Vedic period. ठीक है, आगे तक चलता रहा ये चीज़, है ना। ये पुराने टाइम की बात है कि उस टाइम भी चल आ रहे थे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबिलिटी के लिए, उनको यूज़ करना जुडिशियसली। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात करें तो फॉरेस्ट क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, हॉटस्पॉट से कुछ याद आ रहा होगा तुम्हें, हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़ा था, जियो स्पॉट कहते हैं, है ना। तो वो ये अलग है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी यानी प्रजातियों का समूह जहाँ पे होता है, वो जंगल होता है, अलग अलग प्रजाति, जानवरों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ मैं, पेड़ पौधों की भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑन मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया, द नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड देयर, हाउएवर द रेंज ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म जैसे बैक्टीरिया, फंगी, फ्लावर प्लांट्स, नेमेटोडाज, इंसेक्ट, बर्ड, रेप्टाइल एंड सो ऑन जो है वो सब इम्पॉर्टेंट है। वन ऑफ द मेन एम टू कंजर्व इज़ टू ट्राई एंड प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी वी इनहेरिट। ठीक है, जो हमें दिख रहा है जीव जंतु वो आगे भी कायम रहें। तो एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड स्टडीज़ सजेस्ट दैट लॉस ऑफ डाइवर्सिटी में लीड टू इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लॉस को लीड करेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, फूड वेब कहते हैं इसको, फूड चेन कहते हैं, फूड वेब कहते हैं, है ना। वैसे ये वेब का मटेरियल है, क्योंकि यहाँ पे जाल बिछा है एक तरह से, है ना। हर एक की एग्जिस्टेंस मैटर करती है, हम फिर बोलूँगा, हर एक की एग्जिस्टेंस मैटर करती है। स्टेक होल्डर्स ये क्या होते हैं भाई, वी ऑल यूज़ वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट, है ना। फॉरेस्ट जंगलों की चीज़ों का, रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, और हमें किसी को डायरेक्ट एक्सेस होता है, किसी को इनडायरेक्टली होता है। तो व्हेन वी कंसीडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वी नीड टू लुक एट द स्टेक होल्डर्स। वो आर स्टेक होल्डर्स कौन है, द पीपल वो लिव इन और अराउंड फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी जो जंगल के आसपास रहते हैं और जंगल से जुड़े हैं, ठीक है, रिसोर्सेज के लिए या फिर अपनी जीविका चलाने के लिए। सेकंड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट।
तीसरा है इंडस्ट्रीज़, ठीक है, जैसे पेपर हो गई, पेपर की इंडस्ट्री हो गई, है ना, वो सब फॉरेस्ट से तो मिलता है। वाइल्ड लाइफ, चौथा है वाइल्ड लाइफ, ये नेचुरल इंथुजियास्ट जो चाहते हैं कि नेचर कंजर्व रहे। ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इनके ऊपर जिम्मेवारी है, ठीक है। लेट अस लुक एट व्हाट ईच ऑफ दिस ग्रुप नीड टू गेट आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट। द मतलब इनको फॉरेस्ट से जो चाहिए वो मिलने के लिए इनको क्या करना होगा। लोकल पीपल नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ फायरवुड, है ना, स्मॉल टिम्बर एंड थैच। तो आसपास के लोग क्या किस लिए करते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए। बैम्बू इज़ यूज फॉर मेकिंग, झोपड़ी बनाने के लिए, बास्केट के लिए, स्टोर फूड मटेरियल के लिए, एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। डू यू थिंक सच use of forest resources would lead to exhaustion of resources? Do not forget that before the British came and took over the most of the forest area, people has been living in this forest for centuries. ध्यान देना, है ना। लोग तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें चलेंगी भाई, तुम 10-20 या 200 लोग भी अगर फॉरेस्ट को यूज़ करते हैं इन अ स्मॉल वे चलेगा, मगर इंडस्ट्रीज जब आ जाती हैं, कंपनियां आके उड़ा देती हैं पूरा जंगल, 12,000 पेड़ उड़ा दिए लकड़ियाँ बनाने के लिए, पूरे दुनिया में पहुंचा रहे हैं लकड़ियाँ, है ना। ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। ब्रिटिशर से पहले भी हमारे हमारे आदिवासी लोग सेंचुरीज से फॉरेस्ट में रह रहे थे, तो दे हैव डेवलप्ड प्रैक्टिसेस टू इंश्योर द रिसोर्सेज। ये चींटियाँ कहाँ से आ गई। वो तो दिख गई मेरे को, एक मिनट रुकना। चलो अब ध्यान रखूँगा। कहाँ पे थे हम। हम्म तो हाँ, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है फॉरेस्ट को, है ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो इंडिया का, जब इंडिपेंडेंट इंडिया टुक ओवर फ्रॉम द ब्रिटिश, जब ब्रिटिश राज्य से हटा गया, तो लोकल नॉलेज और लोकल नीड जो हैं वो अगेन इग्नोर होने लगी। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बेकार थी, तो कन्वर्ट कर दिया मोनोकल्चर को। इन ऑर्डर टू प्लांट दीज ट्रीज ह्यूज एरियाज आर फर्स्ट क्लियर फॉर ऑल वेजिटेशन, है ना। ऐसे पेड़ उगाने के लिए फिर से वेजिटेशन को क्लियर करना पड़ा। दिस डिस्ट्रॉय लार्ज अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जाहिर सी बात है। मान लो कि सरकार कहेगी कि मुझे एक ख़ास प्रकार का पेड़ चाहिए, मान लो टीक का या पाइन का पेड़ चाहिए, क्योंकि इससे हमारी इंडस्ट्री चलेगी, ठीक है। तो क्या करा इन्होंने, बाकी सारे पेड़ों को उड़ा दिया, सारे जीव जंतुओं को जला दिया या हटा दिया, ठीक है, तोड़ मतलब पेड़ काट दिए, और फिर हर जगह टीक का पेड़ उगा दिया कि जिससे कमर्शियली प्रॉफिट हो। तो यहाँ तो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो गया ना। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें लिखा है, लास्टली वी केम टू नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ इंथुजियास्ट वो लोग होते हैं पढ़े लिखे लोग जिनको सच में फिक्र है। अगर तुम ग्रीटा मार्गरेट को जानते हो, तो हाल ही में एक 13 साल, कितने साल के थे वो, उसने ग्लोबल मूवमेंट चलाया था, है ना। तो वो मे हैव कंसिडरेबल से देयर मैनेजमेंट, द कंजर्वेशनलिस्ट वर इनिशियली टेकन अप टू द विलेज, है ना। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को रोकने के लिए, तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन अ रिलीजियस tenet for them. These nature loving people have for centuries been conserving. तो ये जो नेचर को पसंद करते हैं ना, वो चाहते हैं कि जीव जंतु जो हैं वो ऐसा ही रहें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते हैं, मगर हमें और उनमें अंतर ये है कि नेचुरलिस्ट जो हैं वो कदम उठाते हैं, ठीक है। उन्होंने पढ़ा होता है, वो उस मुद्दे पे हमसे ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हम नहीं कुछ कर सकते, हम भी कर सकते हैं आजकल, ठीक है। अब तो सरकार भी साथ दे रही है, तो ये पेपर में आ सकता है। ये जो बीच में बात आई है कि सरकार ने
अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड दिया था, है ना। तो अमृता देवी बिश्नोई कौन थी? 1731 में उन्होंने अपनी लाइफ को, मतलब अपनी जान दे दी थी 360 या 340 बोलूँगा मैं, सॉरी 370 बोलूँगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे ही मर जाते हैं इतने भीड़ में, क्योंकि उन्होंने खेजड़ी पेड़ को खेजड़ी विलेज में बचाने के लिए, जोधपुर राजस्थान में, ठीक है सर, सरकार ने बोलेंगे या फिर वहाँ पे ऑर्डर मिला था कि जितने भी पेड़ हैं सब काट दो, तो यहाँ पे हमारा इलाका है। तो इन गांव वाले ने क्या बोला कि या तो उन पेड़ से पहले हमें मारो। तो अमृता देवी ने इस मूवमेंट की शुरुआत करी थी और उन्होंने क्या करा, ठीक है तुम्हें मार देते हैं, मार दिया। ये कितनी बड़ी बात है। और ये जो है ये बहुत ही दर्दनाक मौत मरी है ये सारे लोग, है ना। कुल्हाड़ी से ही मार दिया इनको, तो कुल्हाड़ी से ही पेड़ काटने आए थे वो, सोचो क्या हालत हुई है। तो स्टडीज़ हैव शोन दैट द प्रेजुडाइज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट एरिया हैज़ नो बायस, ठीक है, बायस नहीं है। Here is an example: Great Himalayan National Park within the conservation area, alpine meadows which were grazed by sheep in summer, nomadic shepherd वगैरह वगैरह. When the national park are formed, these practices were put into end, ठीक है। जब नेशनल पार्क बना तो ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई। Now it is seen that without the regular grazing of sheep, the grass first grow very tall and they fall over, preventing fresh growth. तो जब भेड़ बकरियों ने घास नहीं खाया तो क्या हुआ, घास ज़्यादा लंबी उग गई और इससे दिक्कत हो गई। तो मैनेजमेंट ने क्या बोला, तो यूजिंग फोर्स कैन नॉट पॉसिबली बी सक्सेसफुल टू रन। इन दिस केस द डिमांड कॉजिंग द फॉरेस्ट कैन नॉट एट्रीब्यूट ओनली टू लोकल पीपल। वन कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू द फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन कॉज इंडस्ट्रियल नीड, है ना। तो डैमेज कॉज इन these reserves by tourist and arrangement made the convenience। यहाँ पे वही बात बोली गई है कि इन सब अब लोगों की कन्वीनियंस के हिसाब से ज़्यादा प्रकृति के हिसाब से भी चले, ठीक है। आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट में। मैं इस पर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें तुम्हें पता ही हैं, ठीक। खेजड़ी मैंने तुम्हें खेजड़ी ट्री के बारे में बता ही दिया, और ये तुम SST में ज्योग्राफी में पढ़ते आए हो, है ना। मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। चिपको आंदोलन, ठीक है, ये पेपर में ये सारी चीज़ें आती हैं अगर आनी होती हैं तो चिपको आंदोलन था हग द ट्री मूवमेंट, ठीक है। क्या हुआ था, फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ऑफन मेड अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज़, है ना। बोला जाता है कि चलो ये जंगल तुम्हारा हो गया, और इंडस्ट्री के लोग क्या करते हैं, पेड़ काट देते हैं। तो चिपको आंदोलन चला था जिसमें उन्होंने हग द ट्री मूवमेंट, यानी पेड़ को गले लगा दिया था, हम नहीं पेड़ कटने देंगे। तो मूवमेंट जो था वो गढ़वाल में रेनी विलेज में था 1970s के टाइम पे। और लोकल विलेज और लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर, ये कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं बड़े बुरे होते हैं, है ना। इनको प्रॉफिट और पैसा दिखता है। और ऑन दिस पर्टिकुलर डे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर अपीयर इन द फॉरेस्ट टू कट द ट्री, मगर कुछ लोगों की झुंड ने, तो वुमेन ऑफ द विलेज रीच द फॉरेस्ट क्विकली एंड क्रैप द ट्री ट्रंक एंड प्रिवेंटिंग वर्कर, तो उनको रोकने की कोशिश की। और उनकी इस प्रदर्शन को देख के उनको रोकना पड़ गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर को रोकना पड़ गया, पेड़ न काटने से बचना पड़ गया। द इनहेरिटेंट इज सच अ कॉम्पिटिशन टू कंट्रोल नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट जो था वो आगे हर जगह फैला, सरकार तक भी बात पहुंची है मीडिया के थ्रू, है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। फिर एक और एग्जाम्पल है 1972 का, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था, रिकॉग्नाइज्ड फेलियर इन रिवाइविंग द डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट, ठीक है। साल फॉरेस्ट होते हैं, उनको वापस कर लाने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो ख़त्म हो रहे थे, है ना। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्विलेंस एंड पॉलिसिंग हैज़ लेड टू कंप्लीट एलिनेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एलिनेशन होता है एकदम दूर हट जाना, ठीक है, मनाही हो जाना, ये हो ना पाना काम। तो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट
Accordingly, the department changes its strategy and make beginning of Arabari forest in बिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारी बातें हैं, क्या क्या लिखा है इसमें ना, देख लेना इसको एक बार। क्या होता है जब हिस्ट्री देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि भाई मन नहीं करता है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं कि रोका गया, फॉरेस्ट को सही करने की कोशिश हुई। तो ये एक बार केस स्टडी वगैरह देख लेना, ठीक है। वाटर फॉर ऑल, पानी जो होता है किसको नहीं चाहिए, मतलब एक दिन पानी ना आए तो हालत ख़राब हो जाती है ना। आफ्टर अबव एक्टिविटी वगैरह वगैरह, ठीक है। द स्टडी ऑफ रेनफॉल पैटर्न डज नॉट रिवील द होल ट्रूथ बिहाइंड द वाटर अवेलेबिलिटी। रेन इन इंडिया लार्जली ड्यू टू मानसून, और इसका मतलब मोस्ट ऑफ द रेन फॉल इन फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर डिस्पाइट नेचर मानसून बाउंटी। फेलियर ऑफ सस्टेन वाटर अवेलेबल अंडरग्राउंड हैज़ रिजल्ट लार्जली फॉर द लॉस ऑफ वेजिटेशन। मानसून होने के बाद भी पानी की स्टिल कमी है, तो हमारी वेजिटेशन पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इरिगेशन मेथड जैसे डैम, टैंक, कैनाल हैव बीन यूज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। ये दीज आर जनरली लोकल इंटरवेंशंस मैनेज्ड बाय लोकल पीपल ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट, है ना। तो वाटर फॉर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड ऑप्टिमम क्रॉपिंग पैटर्न बेस्ड ऑन द वाटर अवेलेबिलिटी was arrived on the basis of decades, centuries of experiment, maintenance of irrigation system। तो यही सब है। तो कॉन्सेप्ट और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, लार्ज डैम वगैरह थे, है ना। इरिगेशन पे ध्यान दिया गया। कुल्स इन हिमाचल प्रदेश, ये कुल्स क्या होता है, हिमाचल प्रदेश जो है वो कुल्स कैनाल इरिगेशन पे बेस्ड था, ठीक है, 400 years ago। The water flowing in the stream was delivered into man-made channels, which took this water to numerous villages around the hills। तो कहते नहीं, मतलब वो एक ही वो है, पाइप है, उसी से बाकी सारे पाइप जुड़े हैं और अलग अलग गाँव में पानी आ रहे हैं। इंटरेस्टिंगली, ड्यूरिंग द प्लांटिंग season, water was first used by the village farthest away from the source of the Kul, then by the village progressively higher up। तो बहुत दूर तक पानी को पहुंचाया जा रहा था। तो मैनेज बाय 2 or 3 people also relocated into the soil and feed spraying over various points। तो after Kul was taken over the irrigation department, most of that become defunct and did not amicable sharing water as before, ठीक है। जब जब ये डिपार्टमेंट वगैरह आ जाते हैं दिक्कत कर देते हैं। डैम के बारे में तुम्हें पता ही है। लार्ज डैम्स कैन इंश्योर द स्टोरेज ऑफ एडिक्वेट वाटर, नॉट जस्ट फॉर इरीगेशन, ठीक है। इरीगेशन के लिए ही नहीं होता, वाटर को स्टोर करने के लिए भी डैम काम आते हैं, है ना। बट ऑल्सो फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी में बताया था। तो कैनाल सिस्टम लीड फ्रॉम द डैम्स ट्रांसफ़र एनर्जी, है ना। इंदिरा गांधी कैनाल था राजस्थान में, है ना। मिसमैनेजमेंट ऑफ द वाटर लार्जली लेड टू बेनिफिट बीइंग कंसर्न ऑफ फ्यू पीपल। तो वही होता है, डैम की अपनी अलग दिक्कतें होती हैं। टिहरी डैम के बारे में आपने सुना ही होगा। टिहरी डैम ऑन द रिवर गंगा। यू मस्ट हैव रीड अबाउट द पोस्टर नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो वही है, सरदार सरोवर डैम था, अबाउट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा में। क्रिटिसिज्म अबाउट लार्ज डैम एड्रेसिंग द प्रॉब्लम। क्या होता है कि सोशल प्रॉब्लम बिकॉज they displace large number of peasant and tribals without adequate compensation or rehabilitation। अब तुम हमें हमारे घर से ही निकाल दोगे और ऊपर से उसका कोई कुछ भुगतान भी नहीं करोगे, तब तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो यही हुआ, उनको उनके घर बेघर कर दिया उनको। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बिकॉज स्वेलो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी, कि जाहिर सी बात है इन हमारा ही पैसा इस्तेमाल हो रहा है। सरकार क्या करती है, राजा क्या करता है, प्रजा से कर वसूलता है, यानी टैक्स लेता है हमसे। और ज़रूरी नहीं है कि जो कमा रहे उन्हीं से लेगा। तुम कुरकुरे खाओगे उसमें भी टैक्स मिलता है। तो ये पूरी दुनिया में सरकार जो है चालाकी से पैसा, जैसे प्रिंसिपल बैठा रहता है, टीचर लोग मेहनत करते हैं ना, तो वैसे प्रिंसिपल की भी मेहनत होती है अपने टाइम पे, जब उम्र हो जाती है
30 साल से पढ़ा रहे होते हैं तब जाके बन जाते हैं, है ना। फ़िलहाल सरकार जो होती है वो इस तरह से हमारे पैसे का इस्तेमाल करती है हमारी सेवा में, साथ में अपनी भी। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बिकॉज दे कंट्रीब्यूट इनॉर्मस टू डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना, जाहिर सी बात है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी होगी, इकोनॉमिक भी होगी, सोशल भी होगी, ये सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, कॉट द आउटस्ट्रीट्स ऑफ तवा डैम बिल्ट इन 1970 आर स्टिल फाइटिंग फॉर द, देखो अभी भी 1970 में बना हुआ था तो अभी भी फाइट चल रही है। ये कोर्ट के चक्कर जो होते हैं सालों तक नहीं होते हैं। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग का चक्कर तो आपको पता ही होगा। तो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इंडियंस वाटर मैन सेव थाउजेंड ऑफ पास्ट विलेज, है ना। 2 डिकेड्स डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो है 8600 जोड़ास एंड अदर स्ट्रक्चर टू कलेक्ट वाटर इन राजस्थान। वाटर हैज़ बीन बॉट बैक टू 1000 विलेज अक्रॉस स्टेट। तो उनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ मिला, इतना बड़ा काम करे वो, है ना। ये काम जो होता है ये 8600 जो है, तुम्हें सुनने में ऐसा लगेगा तो क्या हो गया, अकेला आदमी इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके सबको साथ मिला के करा, है ना। तो हमें पता है हमारा फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए हमें महसूस भी नहीं हो रहा। तो जिनका हुआ है वो कितने शुक्रगुजार होंगे इसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। वाटर हार्वेस्टिंग का आपको पता ही है कैसे करते हैं, ये पढ़ते आ रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई राजस्थान में, है ना। बंदरास, ताल्स इन मद्रास, ये सारी चीज़ें थोड़ा दिमाग में रखना। कंदीन टैंक्स एंड नादीज इन राजस्थान, भंडारा भंडारास एंड ताल्स इन मद्रास महाराष्ट्र, बूंदीज मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, आहार्स एंड पिनियर्स इन पाइनीज इन बिहार, कुल्स हिमाचल प्रदेश में, कांडी जो है जम्मू में, एरीज जो है तमिलनाडु में, सुगरनाम इन केरला, कट्टाज इन कर्नाटक वगैरह वगैरह। ये सारी जगह हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग की। हाँ, ये चीज़ भी देखने एक बार। ओनली द लार्ज स्ट्रक्चर होल्ड वाटर 6 months after the monsoon. The main purpose, however, is not to hold surface water but to recharge the ground water beneath. ठीक है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। इवेपोरेट नहीं होता, स्प्रेड होता है और बाकी रिचार्ज वेल में हेल्प करता है, मॉइस्ट करता है वेजिटेशन को और डज नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटो जैसी चीज़ें, है ना। ग्राउंड वाटर इज़ ऑल्सो क्वाइट रिलेटिव प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेटेड ह्यूमन। देखो कैचमेंट एरिया ये है, कानीज ये है, खानी बुंड ये है, और सेराइन एरिया ये है, शैलो डगवेल। यहाँ पे पानी जो है वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है ये कांडी सिस्टम से। मेरा हाथ बार बार वहाँ चले जा रहे हैं ना, इस वजह से बैक हो रहा है। कोल पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल हो गए, है ना। देखने से मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है, सारी कहानी लिखी है ना। मैं कब तक ये कहानी बताता रहूँगा, बायोमास कैसा करते क्या है ना। कुछ नई चीज़ दिखेगी तो बताऊँगा। चलो भाई, सब वही है तुम्हारे लिए है। हाँ चलिए, कोई एक चीज़ आ गई, ऐसे पेपर में आ सकते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं जो बीच बीच में पॉइंट दिख जाते हैं। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्या है, तरीके क्या हैं बचने के लिए, एनर्जी कंजप्शन को रोकने के लिए, मतलब रिड्यूस करने के लिए। बस से जाओ भाई, क्यों अपनी गाड़ी लगा रहे हो, या साइकिल से जाओ, पैदल जाओ। लोग इसलिए बाइक से जाते हैं कि सामान उठाने में दिक्कत होती है ना। कभी कभी रिक्शा कर लो, रिक्शे में तो नहीं होता है ना। यूजिंग एलईडी बल्ब, एलईडी यूज़ करो। लिफ्ट को छोड़ के तुम सीढ़ियों से जाओ। लिफ्ट, ये क्या चक्कर होता है, बच्चे पूछते हैं कि ये लिफ्ट में ना जाने से क्या फ़ायदा होता है। देखो लिफ्ट जब भी चलती है तो बिजली से ही चलती होगी, है ना, चलती होगी नहीं, चलती है।
अंदर पंखा भी चलता है, अंदर लाइट भी चलती है। तुम्हारे ना इस्तेमाल करने से वो एक पल की बिजली रुक जाएगी। तुम्हारे वेट जो होता है ना, सोच रहे हो कितना फ़ायदा हो जाएगा। और तुम्हारा सीढ़ियों से चलना, एक तो पहली बात तो तुम्हारी हेल्थ ही मेंटेन करेगा, तुम्हारे बॉडी के मसल्स को ठीक करेगा। सेकंड थिंग, तुम फास्ट भी जा सकते हो, कोई ख़तरा नहीं है ना। और जितना तुम फिज़िकली काम करोगे उतना बेटर है। वेयरिंग एक्स्ट्रा स्वेटर और यूजिंग हीटिंग डिवाइस, हीटर ऑन कोल्ड डेज, ठीक है। हीटिंग डिवाइस को यूज़ करना, एक्स्ट्रा स्वेटर पहन लेना, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ कोल पेट्रोलियम ऑल्सो एड्रेस। अच्छा, ये हीटिंग डिवाइस को क्यों बोला? थिंक ओवर द रिलेटेड, सम सिंपल चॉइस मेक डिफरेंट इन अवर एनर्जी, है ना। तो तुम स्वेटर पहनो, ट्राई करो तुम ये लकड़ी वकड़ी ना जलाओ प्रदूषण करने के लिए। लोग सर्दियों में लकड़ियाँ जलाना शुरू कर देते हैं, चार लोग गप्पे करके, ये नहीं देखते हैं कि धुआं जो फैल रहा है वो पर्यावरण में क्या तकलीफ़ लाएगा। एनीवेज, तो मैनेजमेंट होना चाहिए। मैंने फिर वहीं हाथ लगा दिया है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद समरी डिस्कस कर लेते हैं हम। एन ओवरव्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिफ़िकल्ट टास्क है। ये वो पूरी कहानी लिखी है इसमें। क्या हमने पढ़ा ये देख लो, 4-5 लाइन है। अवर रिसोर्स लाइक फॉरेस्ट, वाटर, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल, पेट्रोलियम नीड टू बी यूज इन सस्टेनेबल मैनर, है ना। रिड्यूस, रिफ्यूज़, रीयूज़, रीपर्पस, रिसाइकल, पाँच आर हैं हमारे पास। मैनेज करो रिसोर्स को, डैम वगैरह बनाए जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बचाओ इनको, है ना। ये सारी कहानी है, बस इनको सीरियसली लेना थोड़ा, पढ़ाई के पर्पज़ से नहीं, वैसे सीखने के पर्पज़ से, ठीक है। कोई बचपन से ही समझदार नहीं होता है, हम बड़ा मेहनत कर करके समझदार होते हैं। एक्सरसाइज जो है, मुझे वैसे तो लगता है कि ये बड़ी आसान, मतलब मेरे को इस चैप्टर में इतना वो नहीं लगा। मैंने शुरू में ऐसा क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैं चाहता था तुम्हारे एटलीस्ट तुम करो तो सही चैप्टर, है ना। अगर मैं शुरू में ही बोलूँ अरे एक बोरिंग सा चैप्टर आ गया हमारा, आखिरी चैप्टर है, फटाफट निपटा देते हैं, तो बच्चे भी ढीले हो जाते हैं भाई। कहते हैं कि अरे टीचर ही बोरिंग कह रहा है तो फिर हमें क्या अच्छा लगेगा, है ना। तो बोरिंग बोल देना चैप्टर, तो बच्चों के आधे कान तो यूं ही बंद हो जाते हैं। मैंने लास्ट में इसलिए बोला क्योंकि ये कहीं ना कहीं चीज़ें से हमें सिखाता है, ठीक है। हमें बुरा लगता है, बड़े लोग डांटते हैं, ठीक है। हम अगर कोई डांटेगा हमें तो हम बोलते हैं हम और करेंगे, इसने डांटा कैसे, है ना। तो ये चीज़ नहीं करो यार। इतना समझ जाओ कि कूड़ा वूड़ा ना फैलाना, ये सब चीज़ें अगर तुम अपने अंदर रखोगे ना, और ख़ासकर तुम ये एक चीज़ समझ लो, तुम काफ़ी कुछ रोक सकते हो। कि ऐसे मत सोचना कि दूसरों के सामने हमें वो बनना है, क्या बोलते हैं, तीसमार खान बनना है, ठीक है। उसने मेरे को ऐसे कैसे बोला, उसने ये क्या कैसे कर दिया उसने, अब उसके घर के आगे ही मैं अपने लकड़ियाँ जलाऊँगा, या आ, मैं लाइट पंखा ऑन करके रहूँगा, ठीक है, ज़बरदस्ती लाइट जलाऊँगा, ऐसे करके कुछ भी काम मत करना तुम, ठीक है। तुम किसी को प्रूव करने के लिए मत बनो, तुम खुद को खुद से ही प्रूव करो, है ना, तब होगा अच्छा प्रूफ। आधे से ज़्यादा लोग दूसरों को हंसाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवन, ठीक है, हम भी, मतलब सभी लोग कह सकते हैं, है ना। वो बुद्धिस्ट लोगों को छोड़ के, जिनको मिल चुका है नॉलेज, उनको छोड़ के बाकी जो हैं आम जनता तो महापागल बन रखी है, ठीक है। अमीर लोग को पता है, अमीर लोग को कहीं ना कहीं अपने पिता, मतलब अपने पूर्वज दादा लोग का भी हाथ है ना। अभी एक हाल ही में मेरे को एक छोटी सी बात करता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है, ऑफ टॉपिक है ना, फिर भी कर देते हैं। कि हाल ही में ना, अभी मेरे को एक चीज़ पता चली थी कि हम जो टैक्स भरते हैं, हम नहीं, वो लोग जिनकी इनकम जो है वो ज़्यादा होती है और इनकम टैक्स भरते हैं, तो उसको ज़ीरो कर देना सबसे अच्छा वो हो जाएगा, अगर ये हमारे सरकार ने कर लिया तो। क्यों? क्योंकि ये जो हैं बहुत 1% लोग हैं हमारे देश में जो इतने अमीर हैं, ठीक है। या 1% ज़्यादा ही कम बोल दिया मैंने, 10% बोल दिया, 10% लोग ही टैक्स भरते हैं,
ठीक है। 10% लोगों में से भी क्या होता है, कुछ इन लोगों को बहुत लफड़ा होता है ना। सरकार जो होती है कोई भी काम जो होती है ठीक से नहीं करती है, स्पष्ट भाषा में नहीं करती है। अंदर इतने बिचौलिए बिचौलिए उनको कहते हैं जो बीच बीच में पैसा खाते हैं, ठीक है, ये सब होते हैं। अगर हमारी सरकार टैक्स को ज़ीरो कर दे, इनकम टैक्स को, तो क्या होगा, वो जो इनकम टैक्स से जो पैसे थे वो रिमूव हो जाएंगे और हर एक की सैलरी बढ़ जाएगी। एक तो पहले ही उनकी सैलरी ज़्यादा है, और सैलरी होने से क्या होगा, वो रिसोर्सेज पे पैसा लगाएंगे। तो रिसोर्सेज पे पैसे लगाएगा तो हमारे जीडीपी बढ़ जाएगी उससे, क्योंकि जीएसटी लग रहा है ना हर चीज़ में। तो देखो, सरकार ने पूरे जाल बिछा रखा है ना, तो कहीं ना कहीं से पैसा तो मिल ही जाता है सरकार को, ठीक है, गुड्स बनाने का। तो मैं यही कह रहा था कि टैक्स जो है इनकम का हटा के अगर हम ऐसे करें कि जो इनहेरिटेड मिला है ना उससे टैक्स लें, तब बेटर है। क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो तुम्हारे, मान लो कि तुम्हारे पापा जो हैं, तो अपनी बात मत करो, किसी और की करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सभी जो हैं वो कैसे हैं, एक वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, मिडल मैन, है ना, कॉमन मैन। तो एक मान लो एक अमीर आदमी है, उसके, वो अमीर इसलिए है क्योंकि उसके पापा बड़े रईस थे, है ना। अब बताओ, उसके पापा के ज़मीन के कागज़ या जितने भी कमाई है वो सब उस बच्चे को मिल जाएगी फ्रीली, बिना मेहनत के। सही बात है कि नहीं, है ना। वो अपनी मेहनत करके जो कमाता है वो अलग बात है, मगर जो पिताजी की चीज़ें हैं वो तो उसको मिल जाएगी। तो वो इनहेरिटेड हुआ है ना उसका, मगर उसमें उसका हक है क्या सच में? नहीं। क्या वो डिज़र्व करता है? नहीं करता है, क्योंकि वो सब तो उसके पापा दादा की मेहनत थी। तो मैं, ये हमारा एक कंक्लूजन आता है कि इनहेरिटेड टैक्स लेना यानी इन चीज़ों पे टैक्स लेना, कि जिनको अपने माँ बाप के चीज़ें मिलेगी ना, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा उस चीज़ को लेने में। ऐसे में क्या होगा, जो लोग, जो हिपोक्रेसी कहते हैं इसको, है ना, नेपोटिज़म कहते हैं इसको, नेपोटिज़म से जो आगे बढ़ते हैं उन लोगों पे लिए उन लोगों को देना पड़ेगा, और हम जैसे लोगों के पास तो कुछ था ही नहीं, है ना, तो हमारा नुकसान नहीं होगा इसमें। कुछ होते हैं जैसे एमएलए के बेटे बेटे होते हैं, तो गांव गांव वो बड़े बड़े खेत खरीद रखे होते हैं उन्होंने, है ना, और वही उसी से ऐश चलाते हैं। उनका बेटा क्या होता है, बाइक में घूम रहा होता है, आवारागर्दी करता है ना। तो वहाँ से अगर पैसा ले लिया जाए सरकार का, तो सरकार का काम भी पूरा हो जाएगा, और ये इनहेरिटेंस का टैक्स जो है एकदम सेफ मेथड लगता है। तो बस यही बताना था तुम्हें। आज का क्लास बंद करते हैं। और अच्छी बात यह है, हमारा साइंस जो है ख़त्म हो गया है ना, साइंस हमने ख़त्म कर दिया, और मैथ्स भी ख़त्म कर दिया। खुशी की बात है ना, प्रोबेबिलिटी में मैंने करा दिया। तो क्लास 10th का जो है हमारा सब कुछ हो चुका है, ठीक है। ये बात मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन में डाल दूंगा सब कुछ। चलो फिर, अब क्या करेंगे हम, मैं सोच रहा हूँ मैथ्स के अपेंडिक्स वगैरह बता दूँ बच्चों को, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कुछ छूटे बुक में से, क्योंकि मैंने अब 10वीं में छोड़ दिया था वो, ठीक है। और वैसे रही बात साइंस की, तो साइंस को कम मत समझना, हमने एनसीईआरटी करी है अभी। अभी तुम्हें पता नहीं है मिरर के क्वेश्चन कितने ट्रिकी हो सकते हैं, कॉनकेव लेंस वगैरह के क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं। और भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे, केमिस्ट्री में भी आएंगे दोबारा, बायो वगैरह सब रिवीजन करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। मैं साथ में शॉर्ट्स बना के दिखाऊंगा तुम्हें, अगर तुम फॉलो अप करोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलते हैं फिर, बाय।